आज हम एक ऐसी फिल्म को कवर करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक भयानक तबाही की शुरुआत है। एक ऐसी लड़की जिसका मासूम चेहरा तो सिर्फ एक नकाब है, लेकिन उसके अंदर छुपा है साइंस का बनाया हुआ दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार। तैयार हो जाइए एक ऐसे एक्शन के लिए जहां गोलियां कम पड़ जाएंगी, और एक ऐसे सस्पेंस के लिए जो आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे वो अपना बदला लेने वापस आ चुकी है। पहले जैसा ही है, ढीला। कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी लेबोरेटरी से होती है, जहां डॉक्टर बाइक अपनी टीम के साथ मासूम बच्चों पर भयानक एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। उनका मकसद बच्चों के दिमागी सेल्स से खेलकर उन्हें नाकाबिल ए शिकस्त सुपर ह्यूमंस बनाना है। मगर अचानक डॉक्टर बैक का यह खूनी खेल फेल हो जाता है, और इस नाकामी को छुपाने के लिए वह तमाम बच्चों को मौत के घाट उतारने का हुक्म दे देती है। मौत के इस साए से बचकर दो बच्चे जंगल के अंधेरे में निकल भागते हैं। गुस्से से भरी हुई डॉक्टर बैक अपने सिक्योरिटी गार्ड मिस्टर चॉय को गरजते हुए हुक्म देती है कि इन बच्चों को हर कीमत पर वापस लाया जाए। शिकार शुरू होता है। मिस्टर चॉय एक लड़के को तो दबोच लेता है, मगर वह लड़की बादलों में बिजली की तरह गायब हो जाती है। डॉक्टर बैक अपने आदमियों पर आग बबूला होती है और हेडक्वार्टर में उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए तंजिया अंदाज में कहती है कि अपनी मेडिकल कंडीशंस की वजह से वह बच्ची ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। फिर सीन बदलता है और एक पुरसुकून टाउन में एक फार्मर को वह लड़की बेहोश हालत में मिलती है। एक नई कहानी की शुरुआत वहीं से होती है। मौत के मुंह से निकलकर वह लड़की जख्मों से चूर भागती हुई जिंदगी की आखिरी उम्मीद तक जा पहुंचती है। फार्मर उसे इस हाल में देखकर फौरन अपने घर ले आता है, जहां डॉक्टर जांच के बाद खुलासा करता है कि बच्ची की जान तो बच गई है, लेकिन सर पर लगने वाली गहरी चोट उसकी याददाश्त मिटा चुकी है। यहाँ कहानी में एक भावुक मोड़ आता है। वह फार्मर पहले ही एक हादसे में अपने सन और ग्रैंडचाइल्ड को खोकर टूट चुका था। इस वीरान जिंदगी के खालीपन को भरने के लिए वह इस बच्ची को अपनी बेटी बना लेता है और उसे नाम देता है जायून। वक्त का पहिया घूमता है और कहानी 10 साल आगे बढ़ जाती है। अब जायून एक जवान और काबिल लड़की है, जिसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल नॉर्मल नजर आती है। वह हर काम में माहिर है, लेकिन उसकी शख्सियत के पीछे एक रहस्यमयी दर्द छुपा है। अचानक उसके सर में उठने वाली वह तेज लहरें उससे डिस्टर्ब कर देती हैं, जिसका इलाज उसे कहीं नहीं मिलता। दूसरी तरफ हालात उसका इम्तिहान ले रहे हैं। माँ की गिरती हुई सेहत और घर में पैसों की भारी तंगी ने उसे दीवार से लगा दिया है। गरीबी के बादल गहरे हो रहे थे और जायून को पैसों की सख्त जरूरत थी। हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि उसके फादर के पास अपनी कैटल को खिलाने के लिए चारा तक न बचा। वह टूटे हुए दिल के साथ उन्हें बेचने का फैसला करते हैं, मगर मार्केट में रेट गिरा हुआ देखकर जायून उन्हें रोक देती है। फिर वह कैटल का खाना लेने एक शॉप पर पहुंचती है, जहां शॉपकीपर उसे उधार देने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। शॉपकीपर के बेटे का जायून पर पुराना क्रश था। वह मौका पाकर चुपके से उसके ट्रक में खाना रखवा देता है। जायून वापस आती है और फिर वह सबके साथ डिनर करती है। फिर जैसे ही वह बाथरूम पहुंचती है, एक जानलेवा दर्द उसके सर में उठता है। ऐसा महसूस होता है जैसे दिमाग फट जाएगा, लेकिन हैरान करने वाले तौर पर कुछ ही लम्हों में वह दर्द गायब हो जाता है, मानो कुछ हुआ ही न हो। वह जानती थी कि यह कोई आम बीमारी नहीं है। वह फौरन इंटरनेट पर ब्रेन स्पेशलिस्ट को सर्च करना शुरू करती है और आखिरकार उसकी नजर एक ऐसे डॉक्टर पर ठहरती है जो शायद उसकी जिंदगी की उलझी हुई गुत्थी सुलझा सके। अगले दिन कॉलेज जाते हुए जायून की दोस्त उसे एक ऐसे सिंगिंग कंपटीशन की खुशखबरी सुनाती है जिसकी प्राइज मनी होश उड़ा देने वाली थी। माँ के इलाज और घर की खस्ता हालत को देखते हुए जायून इस चैलेंज को कबूल कर लेती है। ऑडिशन के पहले ही राउंड में वह सबसे ज्यादा स्कोर्स लेकर छा जाती है, जिसे देखकर उसके पेरेंट्स का सर फक्र से ऊंचा हो जाता है। लेकिन असल धमाका तब होता है जब जायून जजों को अपना एक स्पेशल टैलेंट दिखाती है। वह अपनी टेलीकिनेसिस पावर से माइक को हवा में लहराती है, जिसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स शॉकिंग रह जाता है। यह सब कुछ टीवी पर टेलीकास्ट हो रहा होता है। जैसे ही जायून टीवी पर आकर वह मैजिक ट्रिक दिखाती है, वह सीधा डॉक्टर बैक की नजरों में आ जाती है। डॉक्टर बैक फौरन पहचान लेती है कि यह वही लड़की है जो 10 साल पहले लेबोरेटरी से फरार हुई थी। अब खेल दोबारा शुरू होता है
और डॉक्टर बेक अपने आदमियों को उसके पीछे लगा देती है। दूसरी तरफ जायून के सिंगिंग का अगला राउंड सोल शहर में होने वाला था, जो उसके घर से काफी दूर था। जायून अपनी बेस्ट फ्रेंड म्यूंग ही के साथ ट्रेन से सोल जा रही होती है कि रास्ते में उन्हें एक लड़का मिलता है। वह लड़का उसे पहले से ही जानता होता है और उसे यह याद दिलाने की कोशिश करता है कि कैसे अतीत में उन्हें नाम के बजाय नंबर से पुकारा जाता था और सब उसे द विच कहते थे। लेकिन जायून को कुछ भी याद नहीं आता। तभी वह लड़का उसे थप्पड़ मारने का ड्रामा करता है, जिससे वह रोने लगती है। इसके बाद वह लड़का दोबारा मिलने का कहकर वहां से चला जाता है। रास्ते में वह ट्रेन के अंदर एक आदमी से टकरा जाता है और गुस्से में उसे मारकर ट्रेन से बाहर फेंक देता है। इस मंजर से उसकी पावर का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। जायून सोल पहुंच जाती है और क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना लेती है। परफॉर्मेंस के फौरन बाद जायून का हेडेक फिर से तेज हो जाता है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। वह खुद को संभालते हुए वॉशरूम की तरफ भागती है। दरअसल कुछ वक्त पहले जब उसने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया था तो उसे एक भयानक सच मालूम हुआ था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर उसने जल्द से जल्द अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से बोन मैरो ट्रांसप्लांट न करवाया तो उसके पास जीने के लिए ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 से 3 महीने बाकी हैं। इधर डॉक्टर बेक अब जायून को हासिल करने के लिए बहुत बेताब थी। वह किसी भी कीमत पर उसे अपने पास लाना चाहती थी, क्योंकि वह सबसे खास बच्चों में से एक थी। लेकिन चॉय डॉक्टर बेक को एडवाइस देता है कि वह जायून को मरवा दें, जिस पर डॉक्टर बेक कहती है कि मैं उसे नहीं मरवा सकती, क्योंकि वह मेरी जिंदगी भर की मेहनत है और वह इतनी पावरफुल है कि तुम इसे मार भी नहीं सकते। दरअसल डॉक्टर बेक ने उन बच्चों में से किसी को नहीं मरवाया था जो उसके एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो गए थे। उसने सिर्फ उन्हीं बच्चों को मरवाया जो एक्सपेरिमेंट में फेल हो गए थे। डॉक्टर बेक बच्चों के दिमाग पर एक्सपेरिमेंट करके उनकी काम करने की कैपेसिटी बहुत बढ़ा देती थी, जिससे वह खुद ब खुद सुपर ह्यूमन में बदल जाते और फिर वह इन बच्चों से अपने काम करवाती। जायून इन सब में सबसे तेज दिमाग वाली थी। उससे मुकाबला करने की काबिलियत किसी में नहीं थी। वॉशरूम से बाहर आते ही उसे एक नई आफत घेर लेती है। वह अभी अपने घर जाने के लिए टैक्सी तलाश कर रही थी कि कुछ रहस्यमयी लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वे उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किस्मत से वहां से गुजरने वाले बच्चों का एक ग्रुप उनका ध्यान भटका देता है। जायून और उसकी दोस्त फौरन वहां से भागकर टैक्सी पकड़ लेती हैं, लेकिन उसका दिमाग उलझ कर रह जाता है कि आखिर वे लोग कौन थे और उसके पीछे क्यों पड़े थे। अभी वे बस स्टेशन पर पहुंचे ही थे कि म्यूंग ही अपने फादर से फोन पर बात करते हुए थोड़ा दूर निकल जाती है। इसी लम्हे जायून का सामना फिर से उसी ट्रेन वाले लड़के से होता है जो उसे उसके पेरेंट्स को खत्म करने की धमकी देकर गायब हो जाता है। जायून बुरी तरह डर जाती है और मियुंग ही से कहती है कि वह अपने डैड को घर भेजे। वह लड़का जायून के घर पहुंचकर अटैक करने ही वाला होता है कि पुलिस वहां पहुंच जाती है और उनसे आईडीज मांगने लगती है। जब जायून खौफजदा हालत में घर में दाखिल होती है तो सामने का मंजर देखकर उसकी जान में जान आती है। म्यूंग ही और उसके डैड सुकून से बैठकर चेस खेल रहे थे। इन कॉप्स को उस लड़के और उसके साथियों में कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगता, इसीलिए वे उन्हें छोड़ देते हैं। म्यूंग ही के फादर जायून को बताते हैं कि वह लड़का और उसके दोस्त अमेरिकन मालूम होते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वह उन्हें जानती है, लेकिन जायून साफ इनकार कर देती है, जिसके बाद म्यूंग ही के फादर अपने घर चले जाते हैं। इधर वह लड़का और उसके जुनूनी दोस्त एक रिसर्चर के घर उसे जान से मारने के इरादे से पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसने उनके साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया था। बदकिस्मती से वह रिसर्चर उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे, जिसका गुस्सा वे लोग उसकी पूरी फैमिली को बेरहमी से मारकर निकालते हैं। इसी खूनी मंजर के दौरान हमें उस लड़के की असल पावर का पता चलता है। वह इतना ताकतवर था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को छुए बिना ही मूव कर सकता था, और यही नहीं, वह लोगों के माइंड को कंट्रोल करके उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी करने पर फोर्स कर सकता था। अब जैसे ही प्रोफेसर यानी वह रिसर्चर घर वापस आता है, वे लोग उसे भी बेरहमी से मौत के घाट उतारकर पूरे घर को आग लगा देते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर बेक और मिस्टर चॉय के बीच दूरियां बढ़ रही थीं, क्योंकि उन दोनों के थॉट्स एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे। ये दोनों ही यहाँ जीन्स मॉडिफिकेशन के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन उनकी सोच अलग थी। मिस्टर चॉय की नज़र में जायून एक ऐसा मॉन्स्टर थी, वह उसे खत्म करना चाहता था, मगर डॉक्टर बेक उसे मारना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह उनकी इकलौती परफेक्ट क्रिएशन थी जो इतने सालों तक सरवाइव कर गई थी। आखिरकार मिस्टर चॉय को न चाहते हुए भी डॉक्टर बेक की बात माननी पड़ती है और काम से ब्रेक लेना पड़ता है। अगर हम मिस्टर चॉय के चेहरे को गौर से देखें तो वहाँ काफी सारे स्कार्स नजर आते हैं, और उन्हें एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी थी जिसकी वजह से उनका पूरा हाथ लाल पड़ चुका था। इसी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए मिस्टर चॉय एक ऐसे प्रोफेसर के पास पहुंचते हैं जो उसे ठीक करने की काबिलियत रखता था, लेकिन यहाँ वह प्रोफेसर एक भयानक शर्त रखता है। वह मिस्टर चॉय से कहता है कि अगर वे ठीक होना चाहते हैं तो उन्हें जायून को मारकर उसका सर लाना होगा, क्योंकि सिर्फ उसी के जरिए मिस्टर चॉय का इलाज मुमकिन था।
इसी दौरान जायून अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है। अचानक एक जज्बाती तूफान खड़ा हो जाता है। उसकी माँ की याददाश्त अचानक चली जाती है। वह अपने सामने खड़ी जवान जायून को पहचानने से इनकार कर देती है। उसे तो बस वह 10 साल पहले वाली छोटी सी बच्ची याद थी। उसके फादर किसी तरह माँ को संभालते हैं और उन्हें ऊपर कमरे में ले जाते हैं। इसी रात जायून को बचपन का एक भयानक नाइटमेयर आता है और उसके सर में वही जानलेवा दर्द फिर से उठता है। अभी वह इस तकलीफ से लड़ ही रही होती है कि मिस्टर चॉय अपने आदमियों के साथ खामोशी से घर के अंदर एंटर कर जाते हैं। उनका मकसद साफ था, वे अपने इलाज के लिए उसे यहाँ से ले जाना चाहते थे। वे लोग जायून की बेहतरीन दोस्त मियोंग ही को दबोच लेते हैं और जायून पर दबाव डालते हैं कि वह अपनी असल आइडेंटिटी कन्फेस करे। लेकिन जायून के लिए ये सब किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। उसे कुछ भी याद नहीं था। वह रोते हुए कहती है कि उन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है और वह लड़की नहीं है जिसे वे ढूंढ रहे हैं। जायून अभी तक इस बात से बेखबर थी कि ये लोग आखिर उससे चाहते क्या हैं और सायों की तरह बार बार उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। बात तब बिगड़ जाती है जब वे लोग मियोंग ही के गले पर कट लगा देते हैं। अपनी दोस्त को खतरे में देखकर जायून का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वह महज एक झटके में वहां मौजूद तमाम आदमियों को ढेर कर देती है। इसी लम्हे वहां मिस्टर एक्स यानी कि नोबलमैन की एंट्री होती है। वह यह सब देखकर बहुत खुश होता है कि शायद जायून को सब कुछ याद आ चुका है, लेकिन जायून अभी भी इसी बात पर कायम थी कि उसे कुछ याद नहीं। तभी मिस्टर एक्स एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहता है कि जायून कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, क्योंकि कोई भी आम लड़की इतनी आसानी से किसी की जान नहीं ले सकती। वह उसे याद दिलाता है कि घर के सारे काम करने के बावजूद वह पढ़ाई में टॉप कैसे कर लेती है और सिंगिंग, ड्राइंग और हर एक्टिविटी में इतनी बेहतरीन कैसे है। वह उसे अपना पुराना स्कार भी दिखाता है जो कभी जायून ने ही उसे दिया था, ताकि उसे अतीत याद आ जाए। मगर जायून उसे पहचानने से साफ इनकार कर देती है। आखिरकार मिस्टर एक्स उसे धमकी देता है कि अगर वह शराफत से उसके साथ न चली तो वह उसकी जान पहचान के तमाम लोगों को मौत के घाट उतार देगा। अपनों को खोने के डर से जायून भारी दिल के साथ उसके साथ जाने पर तैयार हो जाती है। अब वे उसे एक फैसिलिटी के इंटरोगेशन रूम में ले जाकर बिठा देते हैं, जहां डॉक्टर बेक एक स्क्रीन के थ्रू उसे लगातार मॉनिटर कर रही होती है। जायून को जिंदा देखकर डॉक्टर की खुशी की इंतहा नहीं रहती। वह उसे उस भयानक दिन की याद दिलाती है जब वह वहां से भागी थी, लेकिन जायून के चेहरे पर अब भी वही बेबसी थी। उसे अपने पास्ट का कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी डॉक्टर बेक उसे एक इंजेक्शन देती है और वहीं से कहानी की असल बैक स्टोरी हमारे सामने आती है। असल में डॉक्टर बेक और मिस्टर चॉय अपनी लैब के अंदर मासूम बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें ऐसी सुपर पावर्स दिया करते थे कि वे आम इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर बन जाएं और किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकें। लेकिन जब हेडक्वार्टर ने इन बच्चों की ताकत देखी तो वे खौफजदा हो गए। इसी डर की वजह से डॉक्टर बेक को हुक्म दिया गया कि तमाम बच्चों को खत्म कर दिया जाए। मगर जायून इन सब में सबसे परफेक्ट क्रिएशन थी, जिसके अंदर बेपनाह ताकतें छुपी थीं, और इसीलिए वह मौत के चंगुल से बच निकलने में कामयाब हो गई। लेकिन हर परफेक्ट क्रिएशन में भी कोई न कोई कमी रह जाती है, और जायून के साथ भी यही मसला था। इसी वजह से उसके सर में शदीद दर्द होता है। डॉक्टर बेक ने अस्यूम कर लिया था कि अपनी मेडिकल कंडीशंस की वजह से वह अब तक मर चुकी होगी, लेकिन जब उन्होंने उसे सिंगिंग कंपटीशन में अपनी पावर का इस्तेमाल करके जजेस को इम्प्रेस करते देखा तो उन्हें कंफर्म हो गया कि यह वही लड़की है। तभी जायून को एक बार फिर तेज सर दर्द उठता है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। उसे तड़पता देखकर डॉक्टर बेक उसे एक इंजेक्शन देती है, जिसके बाद जायून 1 महीने तक बिना किसी दिक्कत के अपनी तमाम पावर्स को पूरी तरह यूज कर सकती थी। लेकिन इसका मतलब यह था कि उसे जिंदा रहने के लिए हर माह यह इंजेक्शन लेना पड़ेगा। मगर जैसे ही वह दवा उसके जिस्म में दौड़ती है, अचानक जायून के एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदल जाते हैं। और दोस्तों, यहीं पर खुलते हैं इस मूवी के असली पते। असल में ये सब जायून का ही बिछाया हुआ एक खतरनाक जाल था, जिसमें डॉक्टर बेक बुरी तरह फंस चुकी थी। जायून को अपनी इस कंडीशन और इसके इलाज का पहले से पता था, और वह यह भी जानती थी कि इसका सॉल्यूशन सिर्फ डॉक्टर बेक के पास है। इसीलिए उसने जानबूझकर सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और सबके सामने अपनी टेलीकिनेसिस पावर का प्रदर्शन किया ताकि वह उनकी नजरों में आ सके। उसे एक एक चीज याद थी, वह तो बस यहाँ तक पहुँचने के लिए मासूमियत का नाटक कर रही थी। यहाँ डॉक्टर बेक ने जायून को नहीं ढूंढा था, बल्कि जायून ने खुद डॉक्टर बेक को ढूंढ निकाला था। ये सच्चाई सुनकर डॉक्टर के पैरों तले से जमीन निकल जाती है और वह पूरी तरह शॉक रह जाती है।
जायून अब कमरे में मौजूद तमाम आदमियों को मौत के घाट उतार देती है। दूसरी तरफ डॉक्टर बैक घबराकर उसे रोकने के लिए नर्व गैस छोड़ने का हुक्म देती है, लेकिन जैसे ही वह गैस की सप्लाई बंद करवाती है उसके होश उड़ जाते हैं। जायून वहां मौजूद तमाम लोगों को खत्म करके उनकी लाशों पर बंदूक तान कर खड़ी थी, यानी उस जहरीली गैस का उस पर जरा बराबर भी असर नहीं हुआ था। जायून अब डॉक्टर से उसके मुस्तकिल इलाज का फॉर्मूला मांगती है और उनके पैर पर गोली मारकर यह साफ कर देती है कि वह मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर चॉय अपने गुंडों के साथ बच्चों को खत्म करने निकलता है ताकि वे किसी को नुकसान न पहुंचा सकें, और यहाँ हमें एक जबरदस्त फाइटिंग सीन देखने को मिलता है। जायून अभी डॉक्टर बैक को घसीट कर ले जा ही रही होती है कि मिस्टर एक्स यानी वह नोबल मैन उस पर हमला कर देता है। यहाँ उनके बीच एक भयानक जंग होती है, लेकिन जायून बचपन की तरह आज भी उस पर भारी पड़ती है। इसी दौरान मिस्टर चॉय भी वहां पहुंच जाता है और वो सबसे पहले डॉक्टर बैक को ही ढेर कर देता है। ये सब उसी के तजुर्बों का नतीजा थे जिनकी वजह से आज वे बच्चे एक खतरा बन चुके थे। आखिरकार जायून मिस्टर चॉय का भी खात्मा कर देती है और अब बारी थी नोबल मैन की। वह उससे उस रिसर्च फैसिलिटी का पता पूछती है जहां उसे अपनी बीमारी का मुस्तकिल हल मिल सकता था, लेकिन वह बताने से इनकार कर देता है और जायून उससे भी मौत की नींद सुला देती है। वह वहां से तमाम इंजेक्शंस उठाती है और पूरी बिल्डिंग को आग लगा देती है। वह अपने घर पहुंच जाती है। वहां वह कुछ इंजेक्शन अपनी मां को देती है ताकि उनकी हालत स्टेबल रह सके। यहाँ उसके फादर एक हैरान करने वाला खुलासा करते हैं। वे बताते हैं कि जायून के आने के बाद उनके जानवर मरने लगे थे, जो इस बात का इशारा था कि उनके घर में कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक विच पल रही है। लेकिन उसकी मां ने उसे हमेशा अपनी बेटी समझा और उसे कभी खुद से दूर नहीं होने दिया। इसके बाद जायून अपनी दोस्त को आखिरी बार बाय कहकर अस्पताल से निकल जाती है। कहानी 3 माह आगे बढ़ती है, जहां जायून डॉक्टर बैक की जुड़वा बहन के पास अपनी बीमारी का मुस्तकिल हल ढूंढने पहुंचती है, लेकिन वहां उसका सामना एक और रहस्यमयी लड़की से होता है जिसके चेहरे पर गहरे जख्मों के निशान थे। ये भी डॉक्टर की ही एक क्रिएशन थी जो जायून को मारने के लिए तैयार खड़ी थी, मगर जायून उसे अपने पास न आने की वार्निंग देती है और इसी सस्पेंस के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। क्या जायून कभी अपने असली माँ बाप को ढूंढ पाएगी? क्या उसके माता पिता अब भी जिंदा हैं या वो भी किसी लैब का हिस्सा बन चुके हैं? डॉक्टर बैक तो मारी गई, लेकिन उसके पीछे छुपे वो ताकतवर लोग जो इन बच्चों को कंट्रोल कर रहे थे, क्या वो जायून को सुकून से जीने देंगे? जायून ने अपनी जिंदगी के 10 साल एक झूठ में गुजारे। अब जब उसे सब याद आ चुका है तो वो इस सिस्टम को तबाह करने के लिए किस हद तक जाएगी? इन सभी भयानक सवालों के जवाब मिलेंगे हमें इस फिल्म के अगले तबाहकुन हिस्से में।